हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरा चैप्टर कर लिया है और अब हम क्या करेंगे आज फ्रेंच रेवोल्यूशन के वन मार्कर क्वेश्चंस। तो आज हम वन मार्कर क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। नेम द बुक दैट हैज प्रपोज्ड डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। तो क्या है, कौन सी बुक थी वो? अगर आपको याद होगा तो वो बुक थी स्पिरिट्स ऑफ लॉ। ओके, अब व्हाट इज लिवर? लिवर क्या था? लिवर एक टैक्स का नाम था। नो 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 नोट, लिवर एक करेंसी का नाम था। तो वो क्या थी? इट वॉज अ यूनिट ऑफ करेंसी विच वॉज डिसकंटिन्यूड इन 1794। और ये एक करेंसी जो 1794 में डिसकंटिन्यू हो गई थी। जैसे हमारे पैसा होते हैं वैसे ये एक करेंसी थी। ओके, अब डिफाइन टेथे। यस, ये हमारा टैक्स था। अब टेथे क्या था? अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आप उसमें देखेंगे कि टेथे का मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी दी है और ये आपका एक वन मार्कर क्वेश्चन भी है। तो टेथे क्या था? अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो वो 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये टैक्सेस देने पड़ते थे हमारे पीजेंट्स को, और ये को किसको देने पड़ते थे? चर्च को देने पड़ते थे। ओके, देन what was who was the king of France at the time of French Revolution? So ये तो सबसे important question है। Louis 16 was of the Bourbon family. He was the king of the French Revolution. और अब उसमें बॉनबॉन फैमिली का क्या मतलब होता है? 16 का मतलब क्या होता है मैंने आपको चैप्टर में समझाया था। 16 का मतलब जब बहुत सारे वन बाय वन, जैसे आपका एक सरनेम होता है, आपके सिस्टर्स के थ्रू वो चलता आ रहा होता है, वैसे ही बॉनबॉन फैमिली के 16th किंग थे जो लुइस 16 थे। सो दिस कंप्लीट्स आवर 4 क्वेश्चंस। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज ओलंपस डी गॉर्जियस? तो जैसे आपको याद होगा, ओलंपस डी गॉर्जियस एक लेडी थी और वो क्या करती थी? शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस। और बाद में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था बिकॉज ऑफ हर ओपन माइंडेड आइडियाज। और आफ्टर एग्जीक्यूटिंग उनके आइडियाज बहुत सारे इन पिक्चर आ गए थे। Then is your sixth question. In which year the Jacobin planned its insurrections? So in the summer of 1792. बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऑल फुल गेम इज ऑल अबाउट द डेट्स। और आपको प्रॉपर सीक्वेंस में दिखाया है कि कैसे आपके पास, आप मेरे वीडियोस देखेंगे उसमें आप देखेंगे प्रॉपर सीक्वेंस में टाइम लाइन की तरह कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लाइन वाइज क्या हुआ। आप वो याद कर लोगे एक बार तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली आंसर कर पाओगे। वंस योर डेट इज करेक्ट, अगर वो 2 मार्कर क्वेश्चन भी होता है और उसमें आपने सिर्फ 2 लाइंस भी लिख देते हो पर आपकी डेट करेक्ट होती है तो टीचर गिव्स यू फुल मार्क्स। ओके, Name the newspaper on which the speech of Robespierre was printed. It was Le Monteur Universal. और रॉबेस्पियर कौन थे? अगर आपको याद होगा, रॉबेस्पियर थे जो हमारे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के हेड थे। और उनकी स्पीच कहाँ पे प्रिंट हुई थी? ली मॉन्टेस्टर यूनिवर्सल न्यूज़पेपर में। सो ये हो गए हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट, 1 मार्कर्स कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। Name the military director who established his power over France after the dismissal of Directory. So it was none other than Napoleon Bonaparte. तो who was a military director जिसने establish की थी अपनी power फ्रांस पे after the dismissal of Directories was Napoleon Bonaparte. तो Napoleon Bonaparte का जन्म इसी टाइम पे हुआ था एक्चुअली में एज अ one of the leaders. Who wrote the book Two Treaties of Government? तो ये हमारी किसने करी थी? आपको इमिडिएटली वेरी नाइस याद आ गया होगा। इट वाज जॉन लॉक। जो ये हमारे एक थिंकर थे उस टाइम पे, जॉन लॉक। ही वाज अ थिंकर, ही वाज अ ओपन माइंडेड थिंकर और हमारे ये फर्स्ट थिंकर थे। ओके, हु रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज? सो हु रोट द बुक? इट वाज मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक के बाद आए थे मॉन्टेस्क्यू और उन्होंने उनके आइडियाज को वो फर्दर लेकर गए थे। उसके बाद आया था हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट्स व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? और ये लिखा था एबी सियास ने। इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट तो व्हाट इज द थर्ड एस्टेट? तो इसको ध्यान रखना है। एक्चुअली में थोड़े से नेम्स ज़्यादा हैं इस रेवोल्यूशन चैप्टर में, बट एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे
तो और सीक्वेंस में देखते जाएंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो थर्ड एस्टेट के पैम्पलेट्स किसने लिखे थे? एविस सियास ने। अब हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो ये लिखी थी रोश्यू ने। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा, मैं एक रिकैप देती हूँ। सबसे पहले जॉन लॉक आए थे, फिर रोश्यूज आए थे और फिर मॉन्टेस्क्यू आए थे, और ये तीन हमारे थिंकर्स थे जिन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज से बहुत सारे चेंजेस लेकर आए थे। What is the main objective of National Assembly in France while drafting the Constitution of 1791? जैसे हमने आपको बताया, टाउन हॉल में सारे, टेनिस कोर्ट में सारे जो हैं नेशनल, जो हमारे नेशनल असेंबली के लोग थे, इकट्ठा हो गए थे। तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। क्योंकि मैं आपको एक रिकैप्चुलेशन देती हूँ, क्योंकि ये लोग गुस्सा होके नेशनल असेंबली के उस, जहाँ पे लुइस 16 ने लॉज जो थे डिक्लेयर कर दिए थे, और वो नाराज़ होके 600 मेंबर्स जो थे उन्होंने वॉकआउट कर लिया था नेशनल असेंबली से। तो उन्होंने निकलकर एक टेनिस कोर्ट पे मीटिंग की एंड उन्होंने इंश्योर किया कि वो लोग अब तभी निकलेंगे बाहर जब वो जो मोनार्क की सारी पावर्स को लिमिट कर देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया और वो कॉन्स्टिट्यूशन बाहर बना के ही निकले उस टेनिस कोर्ट से। Question number 14, name the book in which the idea of one person one vote was mentioned. तो ये फिर से थी द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये किसने लिखी थी? मॉन्टेस्क्यू ने। और इसमें आइडिया था ऑफ वन पर्सन वन वोट वॉज मेंशन्ड। ठीक है। अब उसके बाद हु कंपोज द पेट्रियोटिक सॉन्ग मार्सिलीज? इट वॉज रॉगेट डी एसिल। और अभी ये जिस तरह से हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, वैसे ही ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। अब who was the head of Jacobin Club? Okay, this was Maximilian रॉबेस्पियर। ही वॉज द हेड ऑफ द यूक्यूबिन क्लब। जो रीजन ऑफ टेरर जो आया था, जो हमने प्रॉपर टॉपिक किया है रीजन ऑफ टेरर, तो उसका हेड कौन था? इट वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। सो दिस कंप्लीट्स आर 16 क्वेश्चंस। गुड गोइंग। सो 16 नंबर आ गए इजीली फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1 मार्क करके। अब बचे हैं ओनली 4 मोर क्वेश्चंस। When was slavery finally abolished in French colonies? जैसे आपको बताया कि एक बार स्लेवरी जो थी, एक बार हुई थी, बंद हुई थी, उसके बाद 7-8 ईयर्स के बाद 804 में वो दोबारा चालू हो गई, और फाइनली वो फिनिश हुई दोबारा से 1848 में जाकर। तो 1840 अराउंड अबाउट 42 ईयर्स के बाद वो फिर से अबॉलिश होगी कंप्लीटली। So, who was given the status of active citizens? Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor wage. ये बच्चों आपका एक important point है। 3 days of labor wage को active citizen माना जाता था, मतलब उनके पास right to vote था। और बाकी सारे जो थे वो थे passive citizens। और passive citizens का मतलब क्या होता है? उनके पास कोई भी voting rights नहीं थे, और उसमें विमेन, उसमें मोस्टली वुमेन थी, और उसमें सारे पीजेंट्स थे मोस्टली, और थर्ड स्टेट, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग थे। तो उनके पास कोई भी राइट नहीं था वो पैसिव सिटीजन से वोट करने का, और सिर्फ उन लोगों के पास एक्टिव सिटीजन था। अगर आपको वो टेबल ध्यान से याद होगा कि पहले 28 मिलियन की पॉपुलेशन थी, 28 मिलियन की पॉपुलेशन में से अराउंड अबाउट सिर्फ 50,000 लोग थे जो सिलेक्ट हुए थे, इलेक्टोर्स बने थे, और उसके बाद इलेक्टोर्स करके वो 748 मेंबर्स ही बचे थे जो नेशनल असेंबली में, जिनके पास पावर थी टू वोट। और 1 पर्सन 1 वोट ही चल रहा था, मतलब इतने सारे लोगों का सिर्फ एक वोट ही था। तो सिर्फ 3 वोट्स थे जो पूरा प्रॉपर मिनिस्टर्स और 748 मेंबर्स के साथ में थे। तो ये सिर्फ उन लोगों के पास था जिनका एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबर वेज, और वो एक, और उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्टोरल जो आ रहा था वो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स जो थे, सिर्फ उनके पास ही वोटिंग का राइट था। जैसे अभी अगर आप देखते हो कि हम सब, कोई भी, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, किसी भी लेवल का हो, इंसान हो, सबके पास राइट टू वोट है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। हु कुड क्वालिफाई एज एन इलेक्टोर? तो अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा, कौन इलेक्टोर का क्वालिफाई कर सकता है? टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टोर एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हायर ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। मतलब उसको सबसे ज्यादा जो टैक्स पेयर करता था
वो ही इलेक्टोर बनाता था। और ये आपने टेबल अगर आप बुक में देखेंगे, वो हमारे सिर्फ 748 मेंबर्स निकल कर आए थे जो कि इलेक्टोर चूज हुए थे आउट ऑफ 50,000 पीपल। 28 मिलियन से 24 हुआ, 4 मिलियन जो थे वो पैसिव सिटीजन्स हो गए और 50,000 इलेक्टोर्स बने। 50,000 इलेक्टोर्स में से सिर्फ 748 जो थे वो आपके नेशनल असेंबली के मेंबर्स बने थे। What was the most important legacy of French Revolution? The idea of liberty, freedom and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. तो legacy का मतलब क्या होता है? उनकी जायदाद जो एक्चुअली में हम पूरी रेवोल्यूशन से लर्न करते हैं। और हमारे जो दो किंग भी थे, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, उन्होंने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत सारे बेसिक आइडियाज़ को सीखा था। तो ये क्या थे, जो हमारा सबसे आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, ये 3 वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेना है बच्चों कि ये हमारे ऐसे 3 वर्ड्स थे जो एक्चुअली में फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आए थे। सो दिस क्लोजेस आर 1 मार्कर क्वेश्चंस। अभी मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में 5 मार्कर क्वेश्चंस कराऊंगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के। टिल देन इसको अच्छे से रीड करिए, समझिए एंड सी यू ऑल, बाय।